हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन द चैनल द मैथ्स डिकोड। हम पिछली वीडियो में पढ़कर आए हैं रिलेशन और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पीछे की वीडियो तो समझ में आ ही होगी। जो हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर रिलेशन का, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हमें पढ़ना है फंक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें फंक्शन समझ में नहीं आया सर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको फंक्शन का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी फंक्शंस होती है, ये सभी का आपको आइडिया लगने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज फंक्शन। फंक्शन पढ़ने से पहले हमें रिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन बेसिकली क्या था। हमारे पास ए एक सेट होता था। ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास एक सेट है। आपने यहाँ से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे आपको पता है, और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये भी आपको पता है। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर देखा है तो अब आप बता सकते हो कि ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। ओके, तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट आने के बाद यहाँ से हम एक रिलेशन बनाते हैं, और वो रिलेशन कैसा भी बन सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उस रिलेशन में केवल केवल एक ही एलिमेंट आए, है ना। हो सकता है उस रिलेशन में काफी सारे एलिमेंट आ जाएं। तो ये आपने रिलेशन की बातें पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। अब इस लेक्चर में तुम्हें फंक्शन के बारे में पढ़ना है, और फंक्शन पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रिलेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए इस रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ गए। मान लीजिए इस रिलेशन के अंदर 1 2 एंड 3 4 और 3 2, इस टाइप से कुछ एलिमेंट आ गए। ठीक है, कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं रिलेशन के अंदर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। किसकी हेल्प से समझ सकते हैं? वेन डायग्राम की हेल्प से। अगर हम इस रिलेशन को वेन डायग्राम से बनाएं तो कैसे बनेगा? तो देखिए, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो सेट है, यह सेट ए और जो दूसरे वाला सेट है वो भी। इस बार तो हमने सेट ए ही लिया है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरे वाले सेट के अंदर मतलब वो तो ए ही है, तो इसके अंदर भी एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। अब आपने इमेज और प्री इमेज के बारे में तो पढ़ा था। यहां से आपने देखा था कि वन की इमेज कितनी है? 2। या वन की वन एसोसिएटेड है 2 से, या वन रिलेटेड है 2 से, या वन की इमेज कितनी है? 2। या फिर वन का क्या बोलते हैं उसे, मैपिंग, वन की मैपिंग कितनी है? 2। तो ये सब बोलते हैं हम। तो वन की इमेज है यहाँ पे 2, यानी कि वन एसोसिएट होगा 2 से। सिमिलरली 3 की इमेज क्या है? 4। 3 की इमेज है 4, यानी कि 3 एसोसिएट हो जाएगा 4 से। और 3 की इमेज क्या है? 2। यहाँ से 3 की इमेज 2 भी है। तो ये बेसिकली हमारा एक रिलेशन है। आपको रिलेशन का आइडिया लगा कि रिलेशन को वेन डायग्राम में कैसे बताना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? फंक्शन। बेसिकली एक रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं अगर किसी रिलेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे अगर उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी। किसी रिलेशन के अंदर अगर दो प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि जो हमारे पास डोमेन वाला सेट है, डोमेन वाला सेट, उसके अंदर सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए सेट बी के अंदर। डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन के अंदर किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो। डोमेन के अंदर किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो। तो ये दो कंडीशन है। अगर कोई रिलेशन इन दो कंडीशन को फॉलो करता है तो वो रिलेशन फंक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल से समझूं, तो अब एक बात देखिए, यहां पर सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डोमेन के इस एलिमेंट की इमेज नहीं है, इस एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो दो एलिमेंट डोमेन के अंदर ऐसे हैं जिनकी इमेज सेट बी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बोला जाएगा। तो फंक्शन की दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain must have its image in set B। या आप डोमेन ना लिखे, यहाँ पे सेट ए लिख सकते हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स के द इमेज
ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूनिक, शुड बी यूनिक। तो सेट ए के एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इस थ्री के एलिमेंट की इमेज यूनिक नहीं है, यहाँ पे थ्री एलिमेंट की इमेज टू भी आ गई और इस एलिमेंट थ्री की इमेज फोर भी आ गई, तो इस एलिमेंट की इमेज यूनिक नहीं है। तो हमें चाहिए क्या, हमें एक तो ये चाहिए कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन सभी की इमेज सेट बी के अंदर हो, और दूसरी बात यह है कि सेट ए के एलिमेंट की केवल डिस्टिंक्ट इमेज हो, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे। तो बेसिकली दो कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन को मैं वेन डायग्राम से डिनोट करता हूँ यहाँ पे, और मान लीजिए कुछ भी हमारे पास सेट ए है और कुछ भी हमारे पास सेट बी है। मैंने मान लिया कि सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी मान लिया मैंने 5 6 7 8, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई भी रिलेशन बना दिया, रिलेशन बन गया हमारा 1 5 1 6, है ना, 2 7 2 8। अब हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो इस रिलेशन को फंक्शन बताने के लिए सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी ध्यान में लाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रिलेशन तो फंक्शन नहीं बोला जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, ये हमारे पास एक सेट हो गया, ये हमारे पास एक सेट हो गया, और ये सेट ए मान लीजिए, ये सेट बी मान लीजिए। यहाँ पर हो गया ए बी सी, यहाँ हो गया डी ई एफ, ठीक है। अब ये वाला रिलेशन फंक्शन है या नहीं ये बताना है हमें। अब देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रही है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर है, ए की इमेज भी है, बी की इमेज भी है, सी की इमेज भी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज, ए की इमेज डिस्टिंक्ट है, बी की इमेज डिस्टिंक्ट है, सी की इमेज डिस्टिंक्ट है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये एक फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है ना। इस रिलेशन को आप फंक्शन बोल सकते हो। एक और रिलेशन ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक और रिलेशन है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास दो सेट हो गए, सेट ए एंड सेट बी। चलो सेट ए एंड सेट ए मान लीजिए, मान लिया यहाँ पे हो गया 1 4 6 9, 1 4 6 9। अब हमने इस टाइप से एक रिलेशन बना दिया। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी कि सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। तो सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी, दूसरी वाली कंडीशन ये थी कि एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो वन की डिस्टिंक्ट इमेज है फोर, वन एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं आ रही, वन एलिमेंट की मतलब इस एलिमेंट वन की सिर्फ एक इमेज है और वो फोर है। ऐसे ही इस एलिमेंट फोर की एक इमेज है और वो फोर है। ऐसे ही इस एलिमेंट की एक इमेज है और वो फोर है। ऐसे ही इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है और वो फोर है। वो अलग बात हो गई कि इन सभी एलिमेंट की इमेज फोर हो गई, लेकिन है तो सभी की एलिमेंट की इमेज यूनिक, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं आ रही। तो बेसिकली ये रिलेशन भी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन भी फंक्शन हो जाएगा। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास रिलेशन है R4, और ये हमारे पास एक सेट हो गया, ये हमारे पास एक सेट हो गया, ये सेट ए है, ये सेट ए है। 1 4 6 9 मान लिया इसके अंदर एलिमेंट है, 1 4 6 9, तो इसके अंदर एलिमेंट है ही। अब देखते हैं चलो, अब ये वाला जो हमने रिलेशन बनाया है, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं ये पता करना है। तो ये रिलेशन तो फंक्शन है ही नहीं, क्यों नहीं है रिलेशन फंक्शन। सबसे पहली बात तो पहली वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें तो एक ही एलिमेंट की इमेज है वो भी चार चार। और हमने तो ये बोला था कि एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज, सर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तभी तो हम किसी रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। इसमें तो दोनों की दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। पहली कंडीशन कि दोनों सभी एलिमेंट की इमेज हो, तो सभी एलिमेंट की इमेज नहीं है। दूसरी कंडीशन कि डिस्टिंक्ट इमेज हो, लेकिन यहाँ तो फोर की चार चार इमेज आ रही है, तो ये डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। तो यानी कि ये वाला रिलेशन एक फंक्शन नहीं बोला जाएगा, और ना ही ये वाला रिलेशन फंक्शन था। तो अब आपको मेरे ख्याल से आइडिया लगा होगा कि एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे और किसी रिलेशन को फंक्शन कब नहीं बोलेंगे।
एक फंक्शन का टाइप होता है रियल वैल्यू फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, रियल वैल्यू फंक्शन, और एक होती है हमारी रियल वैल्यूड फंक्शन। कौन सी? रियल वैल्यूड फंक्शन। ये दोनों क्या होती है? रियल वैल्यू फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए, सबसे पहले तो रियल वैल्यू फंक्शन को देखिए, जो ऊपर वाली है, यानी कि रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? एक ऐसी फंक्शन जिसकी डोमेन या तो रियल नंबर्स का सेट है या फिर रियल नंबर्स का कोई ना कोई सबसेट है। एक ऐसी फंक्शन जिसकी डोमेन या तो रियल नंबर्स का सेट है या फिर रियल नंबर्स का सबसेट है, उस फंक्शन को बोलते हैं हम रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पर हमने फंक्शन बनाई हुई है। तो देखिए, ये इसकी डोमेन वाला सेट है, ये इसकी रेंज वाला सेट है। अगर किसी फंक्शन की डोमेन वाला सेट कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस फंक्शन को हम रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया ना एफ एक्स, ये एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरी फंक्शन मान लेते हैं हम, जी एक्स एक हमने फंक्शन मान ली सच दैट एन से आर, है ना। हमने एक फंक्शन बनाई है जी एक्स, और ये जी एक्स जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर बनाई है हमने, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर। तो ये जो इसकी डोमेन वाला सेट है नेचुरल नंबर रियल नंबर्स का सबसेट होता है। रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है नेचुरल नंबर, ये आपको पता होगा। और अगर ऐसी बात है तो ये वाली फंक्शन भी जी एक्स भी क्या है? एक रियल वैल्यू फंक्शन है। हमने यही तो बोला था कि एक ऐसी फंक्शन जिसकी डोमेन या तो रियल नंबर्स का सेट है या फिर रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है, और नेचुरल नंबर का सेट तो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों की दोनों क्या है बेसिकली? ये दोनों की दोनों रियल वैल्यू फंक्शन है। सपोज कीजिए मेरे पास एच एक्स एक फंक्शन है, एच ऐसे एक फंक्शन है सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर। ये वाला जो सेट है, ये वाली जो फंक्शन है, ये कोई रियल वैल्यू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या है इस बार? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया रियल नंबर से। तो ये जो एच एक्स हमने फंक्शन बनाई है, ये कोई रियल वैल्यू फंक्शन नहीं है। तो अब आपको रियल वैल्यू फंक्शन का आइडिया लगा। एक होता है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो, घबराना तो है नहीं, क्योंकि घबराने वाली जैसी कोई बात तो अभी तक आई नहीं है तुम्हारे पास। जब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो फिर घबराने वाली बात किस बात की है? ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी चीज से, फंक्शन को तो हम ऐसे ही समझ देंगे। ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है? अब एक ऐसी फंक्शन जिसका रेंज वाला सेट या जिसकी रेंज कोई ना कोई रियल नंबर का सेट या फिर रियल नंबर का सबसेट होती है। जिसकी रेंज या तो रियल नंबर का सेट होगी या फिर रियल नंबर का सबसेट होगी, उस वाली फंक्शन को बोलेंगे हम रियल वैल्यूड फंक्शन। ऊपर वाली फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन में हमने क्या देखा कि डोमेन या तो रियल होनी चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, और रियल वैल्यूड में क्या है कि रेंज या तो रियल नंबर होनी चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। जैसे एफ एक्स मान लिया मैंने एक फंक्शन लेट कर ली, और हमने वो डिफाइन की है रियल नंबर से रियल नंबर पर। तो यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो रियल नंबर का सेट है, और अगर रेंज रियल नंबर का सेट है तो फिर ये फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। दूसरी फंक्शन मान लीजिए जी एक्स सच दैट हमने मान लिया है क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, चलो मान लिया मैंने नेचुरल नंबर से रियल नंबर मान लिया। तो इस बार इसका रेंज जो है, रेंज भी क्या है इस बार? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि वो रियल नंबर का सेट है। एच एक्स मान लीजिए, मतलब बहुत सारी फंक्शन ऐसी बन सकती हैं जो रियल वैल्यूड फंक्शन आएंगी। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होंगी? जिनकी रेंज या तो रियल नंबर का सेट होगी या फिर रियल नंबर का सबसेट होगी। आपको रियल वैल्यू फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में आइडिया लगा होगा। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सम काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना। सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है ना, हमें उन्हें पढ़ना है। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। चलिए, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं।
ठीक है, सबसे पहले जो फंक्शन आती है वो आती है हमारी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन को लिखते कैसे हैं, सबसे पहली बात तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन को लिखते हैं हम एक ऐसी फंक्शन एफ एक्स सच दैट, जो हमने डिफाइन की है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और वो फंक्शन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, एफ एक्स सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो फंक्शन है ये वाली, इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। या इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स की प्लेस पर हम वाई लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है हमारा, इस टाइप का ग्राफ होता है ना y इज इक्वल टू एक्स का। यहाँ से जाएगा ग्राफ और ऐसे चलता चला जाता है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है ना, ये तो होता है इसका ग्राफ। और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, इस टाइप से होता है ना। x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू भी 1 आएगी, x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू भी 2 आएगी, 3 के लिए 3 आएगी y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 के लिए 4 आएगी। ऐसे ही -1 के लिए -1, -2 के लिए -2, -3 के लिए -3 एंड -4 के लिए -4। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का या वाई इज इक्वल टू एक्स का। और इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन कोई भी रियल नंबर है, और इसकी रेंज भी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन जो होती है वो होती है कोई भी रियल नंबर। और आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज क्या होती है, रेंज भी क्या है इसकी, कोई ना कोई रियल नंबर ही इसकी रेंज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट फंक्शन की। इसके नेक्स्ट जो फंक्शन आती है नंबर 2, वो आती है आपकी कांस्टेंट फंक्शन। कौन सी आती है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन को लिखते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स सच दैट रियल नंबर से कोई कांस्टेंट सी पर, और एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सी। ये जो बेसिकली हमारी फंक्शन है, ये फंक्शन हमारी कांस्टेंट फंक्शन। ये होगी हमारी कांस्टेंट फंक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन होगी, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन होगी। ये भी हमारी रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू सी या प्लस माइनस सी कर लो इसका ना, एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी। अब एफ एक्स को लिख सकते हो आप वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस सी। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस सी। तो ये जो फंक्शन है ना वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, ये फंक्शन ही है हमारी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी डोमेन एंड रेंज की। तो पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। तो बेसिकली इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, यानी कि वाई कांस्टेंट है, वाई क्या है, कांस्टेंट। और वाई कांस्टेंट है तो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है ना, ये हमारी लाइन है वाई इज इक्वल टू सी। और अगर तुम नीचे की तरफ बना दोगे यहाँ पर, तो वो बन जाएगा हमारा वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, या तो आप ऊपर वाले की बात कर लो या आप नीचे वाले की बात कर लो, दोनों की दोनों कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब बात करें इसकी डोमेन की। क्या बात करेंगे इसकी, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसकी डोमेन होती है वो कोई भी रियल नंबर होती है, किसी कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होती है। और जो इसकी रेंज होती है, इस डोमेन की रेंज, वो होती है कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर। अब इसका क्या मतलब है, देखो इस फंक्शन के कहने का मतलब ये है, अगर आप x इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो y की वैल्यू c आएगी, x इज इक्वल टू 2 पर भी y की वैल्यू c आएगी, x इज इक्वल टू 3 पर भी y की वैल्यू c आएगी, x इज इक्वल टू 4 पर भी y की वैल्यू c आएगी। तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, y की वैल्यू तो हमेशा c आएगी। और अगर y की वैल्यू हमेशा c आ रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि रेंज के अंदर केवल एक एलिमेंट है और जो है c। ठीक है, कोडोमेन तो पूरी की पूरी रियल नंबर हो गई। तो रेंज, लेकिन रेंज क्या है इसकी, रेंज केवल केवल सी आएगा। देखो ये x इज इक्वल टू 1, ये x2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू ये c है, x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू c, x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू c, 4 पर y की वैल्यू c, 5 पर y की वैल्यू c, -1 पर y की वैल्यू c। तो x की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, एफ एक्स की वैल्यू तो सी मिलने वाली है। तो इस टाइप की फंक्शन को बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के बाद आती है हमारी नंबर 3 पर हाँ, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल
पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि इसके नाम में आ रहा है पोलिनोमियल, तो एक ऐसी फंक्शन जो पोलिनोमियल टर्म्स में लिखी हुई होगी उसे पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक बात है, एक मिनट भाई। ठीक है, एक अच्छा, अब पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं? एक ऐसी फंक्शन कि एफ एक्स सच दैट, ये रियल नंबर से रियल नंबर पे हमने डिफाइन की है पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन कैसी हो सकती है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए नोड लिख लो इसे, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, ए नोड प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन, जहां पर जो एन है ना, एन, जहां पर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर एन की क्या है, एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो एन है ना, एन वो क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ही कोई फंक्शन जो है पोलिनोमियल फंक्शन बनेगी। ठीक है, अब पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? अच्छा, इसका कोई ग्राफ ग्राफ तो बनने का नहीं, क्योंकि बहुत सारी पोलिनोमियल फंक्शन बन सकती है, तो हर पोलिनोमियल फंक्शन का अलग अलग ग्राफ होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हर पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा, लेकिन इसकी डोमेन और रेंज की बात कर सकते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी? इस पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होगी कोई भी रियल नंबर, और इस पोलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी होगी कोई ना कोई रियल नंबर। यानी कि डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट और रेंज भी रियल नंबर्स का सेट होता है पोलिनोमियल फंक्शन का। ये बात देखो आपने नोट की कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो जैसे हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है, जैसे कि एक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर जी एक्स में एक फंक्शन मानता हूँ इस टाइप की, अंडर द रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मान लो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं बोली जाएगी, क्योंकि इसमें जो पावर आ रही है ना वो 1/2 आ गई। रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, और पावर 1/2 आने का मतलब है कि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा। और अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर वो जो फंक्शन रहेगी वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं बोली जाएगी। जैसे कि एच एक्स एक फंक्शन मान लो आप, एक्स की पावर -2 प्लस 1, ये फंक्शन भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ना तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ना ही ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन केवल तब बोली जाएगी जब वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अदर देन पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यूज पोलिनोमियल फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एक मिनट देखना पड़ेगा, इसके बाद कौन सी फंक्शन है? रेशनल फंक्शंस। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4 पर, रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस, अब रेशनल फंक्शंस, अच्छा आपको रेशनल नंबर तो पता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल फंक्शंस क्या होती हैं? रेशनल फंक्शंस क्या होती हैं? अच्छा, तो रेशनल फंक्शन वही जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक ऐसी फंक्शन सच दैट एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म की, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म की फंक्शन, जहां पर जी एक्स प्रोवाइडेड दैट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इस टाइप की जो फंक्शंस होती हैं, इस टाइप की फंक्शंस को हम रेशनल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेशनल फंक्शंस की डोमेन और रेंज अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये जो फंक्शन है ये एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है ना, रेशनल फंक्शन है। अब इसकी डोमेन क्या बनेगी? अब देखिए, डोमेन का मतलब वो है कि अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो इस फंक्शन को इन्फिनिटी नहीं बनने देना है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में नहीं लिखा जाएगा। 0 के अलावा आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये एफ एक्स डिफाइन हो जाएगी, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स डिफाइन नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में नहीं आएगा। तो अब इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन होगी कोई भी रियल नंबर अदर देन 0। ठीक है, एफ एक्स सच दैट रिलेशन नंबर मतलब रियल नंबर -0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो इसमें से हटाना पड़ेगा, 0 रखते ही तो फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगी। लो, इसका मतलब यह है कि डोमेन में से उस एलिमेंट को हटा दो। तो डोमेन तो होगी इसकी रियल नंबर्स -0, और इसकी रेंज क्या आएगी? कोई भी रियल नंबर। रेंज क्या आएगी इसकी? कोई भी रियल नंबर।
तो अगर इस फंक्शन की बात की जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इसकी डोमेन क्या आ रही है? इसकी डोमेन तो निकल के आ रही है हमारी रियल नंबर कोई भी, बट जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रही है। और रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कुछ भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर इसकी रेंज आ सकती है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है? आप वैल्यूज पुट कर करके इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू निकल जाएगी और आप यहाँ पर ग्राफ बना दोगे। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है बेसिकली ये हमारा रेशनल नंबर का मतलब इस वाले फंक्शन का जो है ग्राफ आएगा। देखिए जीरो से पास ही नहीं हो रहा, जीरो से पास नहीं हो रहा ये ग्राफ, तो इसका मतलब ये है ये फंक्शन जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं हो रही। और अगर जीरो पे डिफाइन नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो ये है स्टूडेंट्स कि जीरो इसकी डोमेन में ही नहीं आएगा। तो डोमेन में से जीरो हटा दो, बाकी सभी नंबर इसकी डोमेन में आएगी। बात समझ में आ गई? और रेंज में तो सभी की सभी रियल नंबर्स आ सकती है। तो ये हो गई हमारी रेशनल फंक्शन। इसके बाद जो आता है, इसके बाद नंबर 5 पर आती है हमारी मॉडुलस फंक्शन। कौन सी आती है? मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन क्या होती है? वैसे तो आपने मॉडुलस पढ़ा होगा। मॉडुलस का मतलब ये है कि अगर आप उसमें निगेटिव नंबर डालते हो तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, अब इसको हमें ना एलेबोरेट करके लिखना है, मतलब कि इसका जो रियल वाला फंक्शन है वो रियल वाली फंक्शन लिखनी है। तो इसकी जो रियल वाली फंक्शन होती है, जहां से ये बेसिकली मोड ऑफ एक्स हमने बनाया है, वो होती है कि इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव एक्स आएगी अगर आप एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो पुट करोगे, और इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव एक्स आएगी अगर आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पुट करोगे। तो इस एफ एक्स जो इज इक्वल टू मोड एक्स हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसका मतलब बेसिकली ये होता है इस फंक्शन का जो छोटा फॉर्म है वो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है ना। इस वाली बात का और इस वाली बात का सेम मतलब है। सेम मतलब कैसे है? अच्छा, अगर आप ऊपर एक्स इज इक्वल टू -1 रखते हो तो एक्स इज इक्वल टू -1, अब मॉडुलस लगा हुआ है तो बाहर आके तो वो पॉजिटिव हो जाना है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू +1 मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू +2 मिलेगा। तो ऊपर वाले के हिसाब से तो ये चल रहा है। अब नीचे वाले के हिसाब से देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू -1 ऊपर वाली कंडीशन में आएगा, क्योंकि x लेस देन जीरो तो ऊपर वाली कंडीशन में है। तो x लेस देन जीरो पर इसका आंसर क्या आता है? -x आता है। तो आप रखे x इज इक्वल टू -1, और जब x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे रखोगे तो एक माइनस बाहर भी है और एक -1 आपने खुद ने रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो x इज इक्वल टू -1 पर इस एफ एक्स का आंसर +1 आ गया। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है ना एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, वो बेसिकली यहीं से निकल के आया है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है हमारा इस टाइप से। ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, और ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ बेसिकली हमारा मॉडुलस ऑफ x का होता है। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का होता है। अब बात करते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज की। तो इसकी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगी, डोमेन इसकी कोई भी रियल नंबर हो जाएगी, और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज भी कोई ना कोई रियल नंबर ही होगी। ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहे हैं वैसे बेसिकली हम, है ना। ये डोमेन भी इसकी रियल नंबर होगी और कोडोमेन भी रियल नंबर होगी। जो रेंज होती है बेसिकली, रेंज तो ऊपर नीचे हो सकती है। अब रेंज तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है इसकी, है ना, क्योंकि एफ एक्स कभी निगेटिव नंबर तो मिलेगा नहीं। तो रेंज तो इसकी पॉजिटिव ही आएगी। हाँ, हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये बात की ना, यहाँ से कहा गया, हाँ ये पे ये डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहे हैं। और पीछे भी ये डोमेन, और जहाँ पे मैंने रेंज लिखा है ना, ये रेंज बेसिकली कोडोमेन है ना। ये रेंज नहीं है, कोडोमेन है। और यहाँ पर भी डोमेन कोडोमेन हो गया, यहाँ पर भी डोमेन कोडोमेन हो गया। तो डोमेन और कोडोमेन लिखते हैं। रेंज तो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स लिया ना यहाँ पे हमने, और रेंज में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यानी। तो ये बेसिकली हमारे पास हो। अच्छा, यहाँ पे कोडोमेन लिख देता हूँ मैं, कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडुलस फंक्शन हो गया आपकी। मॉडुलस फंक्शन के बाद कौन सी फंक्शन आती है आपकी? देख लेता हूँ यूनिट इधर रुक जाओ। इसके बाद जो आती है हमारी नंबर से पर, वो आती है हमारी सिग्नम फंक्शन। क्या आती है आपकी? सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होती है? सिग्नम फंक्शन एक इस टाइप की फंक्शन होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारी सिग्नम फंक्शन है। इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? इसका इलेबोरेट वर्जन, मतलब इसका दूसरा वाला वर्जन। अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है
एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस फंक्शन का आंसर आएगा 1, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन का आंसर आएगा 0, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इस फंक्शन का आंसर आएगा +1। ठीक है, अब देखो, अब इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ग्राफ तो जैसा बनता रहेगा इसका बन जाएगा, वैसे ग्राफ इसका इस टाइप से बनता है। यहाँ पे हो गया हमारा 1, यहाँ पर हो गया हमारा -1, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, डोमेन। तो इसकी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर रख लो, डोमेन तो हमेशा रियल नंबर होगी। रेंज की बात करते हैं, रेंज। अच्छा, रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की? इस फंक्शन की रेंज आएगी -1, 0 एंड 1। क्या रही है इस फंक्शन की रेंज? -1, 0 एंड 1, -1, 0 एंड 1। लेकिन कोडोमेन क्या होगी इसकी? कोडोमेन रहेगी इसकी हमारी कोई भी रियल नंबर, मतलब रियल नंबर्स का सेट ही रहने वाला है कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या रहेगी? -1, 0, 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से कुछ भी रख लो छोटी, आंसर -1 ही आना है। एक्स की वैल्यू 0 रख लो तो आंसर 0 आ जाएगा, और 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू रख लो तो आंसर 1 आना है। तो बेसिकली रेंज में केवल 3 एलिमेंट आ रहे हैं, -1, 0 एंड 1। अच्छा, इसकी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बनाकर दिखाता हूँ। ये नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये डोमेन हो गया हमारा, ये तो डोमेन है, और ये क्या है हमारी, ये हमारी कोडोमेन हो गई। डोमेन और कोडोमेन हो गई। इसके अंदर -∞ से लेकर +∞ तक एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके अंदर भी -∞ से लेकर +∞ तक एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब अगर आप x की वैल्यू -3 रखोगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? -1, लेस देन 0। इस कंडीशन पर जाओ, x की वैल्यू लेस देन 0 तो फंक्शन का आंसर क्या है? -1। अगर x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो इस फंक्शन का -1 इमेज, इस फंक्शन की -1 इमेज, 0 पर 0 इमेज, x इज इक्वल टू 1 पर 1 इमेज, x इज इक्वल टू 2 पर 1 इमेज, x इज इक्वल टू 3 पर 1 इमेज। तो इस इस सेट में जितनी भी नंबर्स लिखी हुई होंगी वे सभी की सभी इधर इमेज बनाएंगी। तो फंक्शन की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। -3 की केवल एक इमेज है इसमें, -2 की भी केवल एक इमेज है, मतलब हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, तो फंक्शन तो है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज सेट बी के अंदर वे एलिमेंट जो प्री इमेज रखते हैं उन्हें तो बोलते हैं रेंज के एलिमेंट, तो ये हो जाएगी हमारी रेंज, -1, 0 एंड -1, 0 एंड 1। और कोडोमेन क्या हो जाएगी इसकी? कोडोमेन है पूरे रियल नंबर। तो ये बेसिकली डोमेन एंड रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सिग्नम फंक्शन के बाद नंबर 7 पर। क्या करना पड़ेगा, कौन सी है? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, एफ एक्स सच दैट एक्स हमने डिफाइन किया है रियल नंबर से रियल नंबर, एफ एक्स सच दैट रियल नंबर से, एफ एक्स सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर हमने डिफाइन किया है। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। ठीक है जी, इस टाइप से डिनोट करते हैं हम। अब इसकी डोमेन रेंज क्या होती है? चलो सबसे पहली बात तो इसे समझते हैं हम कि इस एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब क्या है। इस फंक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें कोई भी रियल नंबर रखिए, आप इसमें कोई भी रियल नंबर रखिए, एक्स की वैल्यू जो एफ एक्स मिलेगा, एफ एक्स हमेशा कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, एफ एक्स हमेशा क्या मिलेगा? कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1.9 रखते हैं, x इज इक्वल क्या रखते हैं? 1.9, तो f 1.9 की वैल्यू क्या आएगी? कोई इंटीजर। अब इसमें इंटीजर क्या है? 1। ये तो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट हटा दीजिए, जो बचा वो क्या जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम एक्स इज इक्वल टू मान लिया मैंने रख लिया 9.734, तो अब आपको निकालना है एफ ऑफ 9.734 क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 9.734। आपको तो सिर्फ इंटीजर से मतलब है, इस फंक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर का आना, तो एफ एक्स का आंसर मिलेगा 9। तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप रखोगे तो एफ एक्स बराबर आपको केवल और केवल इंटीजर ही मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये हमें इंटीजर मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसमें x की वैल्यू रखते हैं -1.2, तो f ऑफ -1.2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको -2। ठीक है, हाँ -2 मिलेगा, क्योंकि देखो ये 1 है हमारा, ये 2 है,
मान लीजिए यहाँ पे 1.5 आया, तो 1.5 को आपने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1। ऐसे ही यहाँ पे -1 है ये, यहाँ पे माइनस के 1.5 आएगा, और -1 के 1.5 को क्या लिख दोगे, -2 लिख दोगे, पीछे आ जाओगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी ओनली ओनली इंटीजर, को डोमेन रियल नंबर रहेगी। बात समझ में आ गई? तो इसकी डोमेन अगर लिखें तो डोमेन, तो इसकी कोई भी रियल नंबर रहेगी, रेंज रहेगी इसकी हमारी कोई ना कोई इंटीजर आई, और इसकी कोडोमेन क्या रहेगी, कोडोमेन तो रियल नंबर का सेट ही रहेगी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन रेंज आपने पढ़ ली। ठीक है, ये थे हमारे कोई स्पेशल टाइप के इंटीजर्स। अच्छा, जो हमने पीछे पढ़े थे ना अभी फंक्शन, उनकी रेंज ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पे कोडोमेन लिखा हुआ है हमने। तो इसकी डोमेन और रेंज बेसिकली हमने लिख दी। तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर रहेगी, और रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन क्या रहेगी इसकी, रियल नंबर। इस बात है हम। ठीक है, अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, इसमें तो कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पर इसमें कभी जीरो नहीं आएगी, है ना। रेंज रेंज में जीरो भी आ सकता है, अगर आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी ले लोगे तो जीरो भी आ जाएगी। ये तो हमने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ पर भी हमने सही लिखा है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डोमेन भी इसके रियल नंबर, रेंज भी इसके रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमने सही लिखा है। तो बेसिकली सब तो हमारे सही है। ठीक है, हाँ सब ठीक है एकदम, फंक्शन एकदम सबने सेट सही लिखा है। तो ये हमारी स्पेशल टाइप की फंक्शंस हो गई। आपने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। तो 11वीं क्लास में तो सिर्फ इतना ही है ना, फंक्शन के बारे में बताना है हमें कि फंक्शन कैसी होती है, फंक्शन की डोमेन निकालो, फंक्शन की रेंज निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। आई होप को आपको ये सब समझ में आया होगा। और 12th क्लास की जो फंक्शन है वो अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 12th क्लास का रिलेशन में भी हमें पढ़ना है, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ रखा है। अगर आप एनडीए, सीयूईटी या फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।